नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2023 का बजट पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने 77,404 करोड़ का बजट पेश किया है। धामी सरकार ने बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया है। बजट में युवाओं पर ज्यादा फोकस दिखाई दिया है। बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही बालिका साइकिल योजना जारी रहने की घोषणा की गई है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनसीसी कैडेट पर भी फोकस है। कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया है। 15 रुपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता अब 45 रुपए प्रति प्लेट कर दिया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या खास बड़ी बातें हैं। धामी सरकार ने पेश किया 77,404 करोड़ रुपए का बजट। सरकार ने बजट में 7 अहम बिंदुओं पर फोकस किया है और इसी के साथ साथ वो 7 अहम बिंदु भी आपको बता देते हैं। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर सीधे तौर पर फोकस रहेगा ताकि इन तमाम सेक्टर्स में सबसे ज्यादा काम किया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने वाला बजट बना है उत्तराखंड और इसी के साथ साथ महिलाओं का बजट में भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है क्योंकि ये प्रदेश की आधी आबादी है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उत्तराखंड का युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देगा। ये मुख्य लक्ष्य है सरकार का ताकि उत्तराखंड का युवा जगह जगह नौकरी ना करे बल्कि नौकरी बांटे। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको बताएं हल्द्वानी में कैंसर कॉलेज बनेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। कैंसर कॉलेज जब बनकर के तैयार हो जाएगा हल्द्वानी में सरकार की। और राज्य में 2 नर्सिंग कॉलेज को भी मंजूरी मिल गई है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ बाजपुर समेत एक अन्य स्थान पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। हेल्थ सेक्टर में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है धामी सरकार की ओर से। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं विशेष संवाददाता फोन लाइन पर। सुदीप, राज्य के बजट पर पूरे ही देश में नजर जरूर थी कि आखिरकार देखना होगा कि धामी सरकार किन किन सेक्टर्स पर फोकस करेगी और इस बजट में देखने को भी मिला है कि तमाम सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। इंडिया ने बता दिया था कि करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट होगा और सरप्लस बजट होगा। राज्य सरकार 77,000 करोड़ रुपए का करीब बजट लाई है और राज्य सरकार ने शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान और हेल्थ के साथ ही इनोवेशन, इस बार इनोवेशन सेक्टर को, स्टार्टअप सेक्टर को भी छुआ गया है क्योंकि राज्य सरकार एआई यानी जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो एआई जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी डेवलप करने पर पैसा खर्च करेगी क्योंकि इस प्रकार की जो तकनीक है वो युवा स्टार्टअप के तौर पर इसे शुरू कर रहे हैं। G20 के 3 बड़ी बैठकें राज्य को मिली है तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं, एक कैंसर इंस्टीट्यूट प्रस्तावित किया गया है और जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनके लिए बड़ी संख्या में धनराशि भी दी गई है। सरकार ये चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सभी सेक्टर्स को टच किया जाए और जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनमें एनसीसी की भावनाओं को और बढ़ाने के लिए वो कैडेट्स जो स्काउट कैडेट और एनसीसी बनते हैं उनकी डाइट अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार ने हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है और मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले पत्रकारों से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा है कि हमारा प्रयास इस साल से ये होगा कि जब मौजूदा जो वित्तीय वर्ष का बजट चल रहा है जब ये अप्रैल में संपन्न होगा, इसके बाद हम प्रत्येक माह विभागवार, कैलेंडरवार बैठक करेंगे। खर्च और उसके अनुपात में जो विभाग से आय होनी थी दोनों पर पैरेलल प्रतिमा समीक्षा होगी ताकि जो अच्छा बजट आया है उसका अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। जी। सुदीप, इसी के साथ साथ जनता बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है और आप ग्राउंड जीरो पर रहते भी हैं, जनता के बीच बात भी करते हैं, तो जनता का क्या इसमें प्रतिक्रिया है? जनता खुश है इस बजट से? जी देखिए, अभी तक मैं इस समय हाउस में ही हूँ और अभी जरा मुख्यमंत्री और अपोजिशन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी जनता का पक्ष नहीं समझ आया, नहीं हम लोग पूछ सके हैं क्योंकि भी बहुत थॉरोली ये बजट जनता तक पहुंचा भी नहीं है कि क्या क्या जानकारियां आई हैं और क्या क्या नया सब कुछ होने जा रहा है, किन योजनाओं में इजाफा किया गया है,
क्या नई सुविधाएं सेवाएं सरकार देने जा रही है। तो जैसे ये बजट का समय, मतलब ये बजट और जनता तक पहुंचता है, हम इस पर जनता से भी बातचीत करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और गैरसैंण विधानसभा सत्र में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधायकों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से संक्षेप बातचीत में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यदि विधायक मिठाई खिला रही हैं तो सहज ही समझा जा सकता है कि बजट किस प्रकार का बना होगा। बजट पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे? आज मिठाई खिला रहे विधायक आपको। मैं अपने साथियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं जो पूरे मन से उस बजट को सुना और उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए मिठाई का वितरण किया। मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूं। सर बजट में सर बजट में हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, कृषि, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक संतुलित बजट दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबको बधाई दे रहा हूँ, पूरी जनता को बधाई दे रहा हूँ। तो ये थे वित्त मंत्री, इनको दोबारा जाना है अभी सदन में, क्योंकि नियम 58 के तहत कुछ प्रश्न है जिन पर चर्चा होना बाकी है। इसके बाद ये और तसल्ली से बजट पर जानकारी देंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, गैरसैंण। और इसी के साथ साथ बजट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। में धामी सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास कृषि जैसा बड़ा विभाग है, वो मौजूद हैं। सर, आज के बजट को आप कैसे देखते हैं और कृषि के क्षेत्र में कितनी बड़ी सौगातें मिली हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं आभार करना चाहूँगा कि आपने जनता से सीधा संवाद करके जन भावना के अनुरूप बजट यहाँ पर बनाया है। समाज के हर वर्ग की चिंता इसमें है, मातृशक्ति की चिंता इसमें है, युवाओं की चिंता इसमें है, स्वास्थ्य सेवाओं, जनजातीय क्षेत्र, हर वर्ग की चिंता, भूतपूर्व सैनिकों का इसमें ख्याल रखा गया है। और कृषि के क्षेत्र में तो मैं कहूँगा भूतपूर्व है। जितना पैसा कृषि के क्षेत्र में इस बार मिला है, आज तक कभी नहीं मिला। और अभी जब मैं बाहर आया तो जो हम 50,000 पॉलीहाउस लगाने वाले पूरे प्रदेश के अंदर, उसका 200 करोड़ रुपये मुझे मेरे सेक्रेटरी बताया कि हमारे अकाउंट कृषि के अकाउंट में भी आ गया है। क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। क्योंकि 2023 को मिलेट्स सीजन घोषित किया है और मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए इसमें अलग से धन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मंत्री का आभार करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश के विकास में ये आज का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। कांग्रेस कह रही है घाटे का बजट है और वाहवाही अधिक लूटने जैसा बजट दिखता है। मैं अपने कांग्रेस को मित्रों को सलाह दूंगा, अभी उन्होंने बजट को पूरा पढ़ा नहीं है, आज घर में जाएं और बजट को पढ़ें और कल वो तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार और राज्य के वित्त मंत्री ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा और किसानों की आय दोगुनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, गैरसैंण। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के द्वारा हुए हंगामे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अफसोस जाहिर किया है। यशपाल आर्य कहते हैं कि वो गतिरोध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये सदन की भी जिम्मेदारी है कि विधायकों को पीठ का संरक्षण मिले। जब विधायक का प्रश्न नहीं सुना जाएगा तो नाराजगी स्वाभाविक है और थोड़ा सा धैर्य स्पीकर को भी रखना चाहिए था। न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है, देखिए। उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में आज अपना बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने जा रही है और कल जो कुछ सदन में हुआ उसमें आखिर क्या वजह रही जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और सरकार से तमाम विरोध और गतिरोधों का सामना करना पड़ा? यशपाल आर्य जी, सर, कल जो कुछ सदन में हुआ आपको क्या लगता है और आज की कार्रवाई में किस प्रकार से कांग्रेस का अगला रुख होगा, स्टैंड होगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 7वीं बार का विधायक हूँ, 7वीं बार निर्वाचित हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश की असेंबली में हमने सब कुछ देखा, इससे भी ज़्यादा देखा है। लेकिन उत्तराखंड की ये परंपरा नहीं रही है और ये इसके लिए हमने हमेशा नियमों के तहत, परंपराओं के तहत अंतर्गत माननीय
अध्यक्ष जी के से अनुरोध कर प्रश्न पूछने का कार्य किया है। और जिस तरह से कल विशेषाधिकार हनन पर माननीय सदस्य को पीठ की ओर से बोलने का अवसर नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखना चाहते थे, गतिरोध वहीं से शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष हम सब की संरक्षक हैं और उदारमन होना चाहिए, और पीठ से जो भी निर्णय होते हैं हमने हमेशा स्वीकार किया है। कल की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और हम तो चाहते हैं कि गतिरोध खत्म हो। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है, ये जानकारी मिली है, और उसमें 16 तारीख तक का एजेंडा निर्धारित किया है। हम चाहते हैं कि सदन सुव्यवस्थित हो, विपक्ष और माननीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें बातचीत हो, और सदन का जो सत्र है उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है विपक्ष के, उसमें नियमों के अनुसार सुनवाई हो। और जो आज आय व्यय का माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होना है बजट, उसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और पर्याप्त समय नहीं है कि आज माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और कल सत्रावसान हो जाना है जिस तरह से एजेंडा कह रहा है। तो क्या माना जाए यार जी, सरकार सत्र पहले वाइंड अप कर रही है जबकि 18 तारीख तक का समय था। देखिए, इन्होंने ही स्वयं 18 तारीख तक का समय निर्धारित किया था सरकार द्वारा, लेकिन हमने भी जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, हमने कहा कि इसमें इस सत्रावसान बढ़ाना चाहिए, सत्र बढ़ाना चाहिए, सत्रावसान जल्द न हो। और हमने कहा कि अभी हमारे माननीय सदस्य इसमें मौजूद नहीं है, कार्यमंत्रणा समिति के जो नामित सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं, उपस्थित नहीं है, इसलिए 14-15 तारीख तक का एजेंडा हम तय कर लेते हैं और 15 तारीख को फिर बैठकर आगे का एजेंडा तय करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और जो कल मैंने देखा तो 16 तारीख तक का बजट, 16 तारीख तक का एजेंडा तय किया गया है, और मुझे आभास होता है कि यह सत्र का सत्रावसान कल ही न कर दे, ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो आप थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला कि वो चाहते हैं कि सदन में जो गतिरोध हो वो समाप्त हो। दूसरा, सदन में ये जिम्मेदारी सदन की और पीठ की है कि गतिरोध खत्म हो, और साथ ही जो विधायक हैं उनके जायज प्रश्नों पर बातचीत हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मंत्री दावा कर रहे हैं कि गतिरोध समाप्त करने की कोशिश की गई, परंतु असल में ऐसा हुआ ही नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को अभी तक बहाल नहीं किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार एवं उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मामले के अनुसार कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान के बाद राजीव भरतरी का तबादला 25 नवंबर 2021 को जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया था, जिसको राजीव भरतरी ने कैट की अदालत में चुनौती दी। कैट ने उनके पक्ष में निर्णय लेते हुए उन्हें तत्काल बहाल करने के आदेश दिए उत्तराखंड सरकार को, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा उनकी बहाली नहीं की गई, और इसके साथ ही विनोद सिंघल भी उसी पद पर बने हुए हैं। चलिए सीधा आपको गैरसैंण लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है,
तैमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में जीएसडीपी हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है जो 13,133 करोड़ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 21% की इसमें भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में उद्यान विभाग से लेकर पॉली हाउस में 200 करोड़ रुपए का अलग से जो प्रावधान किया गया, ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे कि हम निकट के आसपास के जो हमारे चाहे एनसीआर का रीजन हो या देश के अन्य कोई भी भूभाग हो, वहाँ पर अपने यहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़े फल हैं, हम सीधे भेज सकते हैं। अपना मंडियों से सीधे हम संपर्क करेंगे और यहाँ पर पॉली हाउस बनाने के लिए भी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिसमें बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सर, देखिए, जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी, बजट में जो रिसर्च और इनोवेशन है, युवाओं के स्टार्टअप के साथ साथ उस पर विशेष फोकस किया गया है और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये लगता है कितना ज़्यादा युवाओं को जो स्किल्ड है उनको मदद देगा। नहीं, ये बजट देखिए, जो हमारे युवा उद्यमी हैं और युवा स्टार्टअप के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और इसका अधिकाधिक उपयोग हम राज्य के लिए कर पाएँ, हमारे नव युवकों को, हमारे नौजवानों को और इस नव उद्यमियों को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, इसलिए हमने विशेष रूप से इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है। रोजगार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो सरकारी रोजगार है वो बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्त पद हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम सभी को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ नहीं पाएंगे तो रोजगार का जो काम है वो अधूरा रहेगा। इसलिए स्वरोजगार, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह हो और ऐसे उद्यमी हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सहायता करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर, हेल्थ सेक्टर के लिए भी 400 करोड़। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना का 100% लाभ यहाँ पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई है। अच्छा, बजट राशि का ना आपने पूछा चंद्रशेखर जी कि अभी पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए। इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। G20 देखिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो भारत की अनेकों बैठकें जिस होने वाली हैं, बड़े बड़े शहरों में होने वाली हैं, उसमें से पहले तो 3 बैठक हमको मिली है हमारे राज्य में। चूँकि जिस प्रकार से हमारा राज्य देश के एक मतलब मैं कहूँ कि बहुत बड़े राज्यों में हम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 3 बैठकें मिली हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इन 3 बैठकों में से जो सबसे बड़ी बैठक, जो 5 बैठक भारतवर्ष के अंदर होने वाली है, जिसमें PSA लेवल की जो बैठक है, वो पहली बैठक हमारी 28 और 29 मार्च को रामनगर में होने वाली है। फिर दूसरी बैठकें मई और जून 2 महीनों में लगातार ऋषिकेश, नरेंद्र इस क्षेत्र में आयोजित होने वाली है। निश्चित रूप से उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, वो तैयारियां हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और 100 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें हमने प्रावधान किया है। जो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें ठीक करनी है, जिस रास्ते से उनको आना है वहाँ पर साफ़ सफाई होनी है, सभी प्रकार की व्यवस्था होनी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण विश्व में नाम जाने वाला है, हमारी संस्कृति जाने वाली है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो काम विशेष मतलब विशिष्टता लिए हुए जो काम है, महिला सशक्तिकरण के लिए किए हुए काम है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए हुए काम है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, उसको संपूर्ण विश्व के अंदर ले जाने का हमारे पास अवसर है और हम सब ले जाएंगे आप सबके सहयोग से। थैंक यू, धन्यवाद। पुष्कर धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है और विशेष तौर पर हम भी आपको बता रहे हैं कि धामी सरकार के बजट की क्या बड़ी बातें रही। उत्तराखंड में गुरुवार से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रतिभागी छात्रों को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले कि करीब 2,50,000 छात्र 1,253 सेंटर पर परीक्षा देंगे। तैयारी हमारी पूरी है और कल से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जो भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों को भी, शिक्षकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, बहुत ही सुचारू रूप से होंगी, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। तैयारी हमारी पूरी है और कल से हमारी बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं। जो भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं, तो नकल विहीन परीक्षा पर ध्यान देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ साथ छात्रों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार की पूरी तैयारी है। प्रश्न पत्र भी हम आपको बता रहे हैं कि डबल लॉकर में रखे गए थे और नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी, यही मौजूदा सरकार का मुख्य लक्ष्य है। और तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मेहनत से पास हों, अच्छा रिजल्ट आए, यही मुख्य लक्ष्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।